हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये आया है कि जो लोग यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेट हमारा यूपीएससी एग्ज़ाम के साथ क्लैश होने की वजह से अभी डेट एक्सटेंड हो गया है। तो हमारा अभी फाइनली नेट का एग्ज़ाम जो जून में होगा 2024 का, इट विल बी ऑन 18 जून। सो अभी फॉर्म फिलअप तो जारी है, 10 मई तक आई थिंक डेट है। तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए, बट डेट हमारा चेंज होके 18 जून तक गया है। And welcome to Upasana Ma'am Sociology classes, and this is my own personal YouTube channel, and I need all of your support for my this YouTube journey, and do like, share and subscribe. And upcoming मैंने जैसे आप लोग को बोला था कि all the students who are aspirants of any competitive exam related to sociology like UG, CUET UG, CUET PG, then UGC NET, पीएचडी इंस्टेंट एग्जाम या असिस्टेंट प्रोफेसर एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड टू सोशियोलॉजी, तो आप लोग मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल हमारा, जबकि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, अराउंड 1.5 मंथ्स हमारे पास है, तो मैं उसी सिलसिले में एक हमारा क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स का एक सीरीज़ लेके आई हूँ। तो कल की क्लास में हमने अगस्ट कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर पढ़ा है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है वो वाला वीडियो, तो आप ज़रूर उस वीडियो को भी देखिए। उसमें हमने अगस्ट कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में बात किया है। और आज के क्लास में मैं आप लोग को जॉर्ज जिमेल के बारे में बताना चाहती हूँ। और ये ऐसे हमारे क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स है जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। यूजीसी नेट का जो यूनिट 1 है, वहाँ पे हमारे 26 थिंकर्स है, बट ऑब्वियसली आई ऑलवेज टेल कि 26 थिंकर्स के अलावा भी हमारे और बहुत सारे थिंकर्स है जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी स्टार्टिंग हमने इससे किया है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, देन आगे आगे और भी हम जितने भी थिंकर्स हम कवर कर सकते हैं मैक्सिमम, वो भी हम करेंगे। तो आज के क्लास में मैं ये वीडियो लाई हूँ ऑन जॉर्ज जिमेल। सो ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स। ओके, जॉर्ज जिमेल। सो जॉर्ज जिमेल का जन्म हुआ था 1858 में, एंड ही डाइड इन 1918। सो ही इज़ वेरी मच अ कॉन्टेम्पररी ऑफ इमाइल डर्कहाइम, अगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। सो इन तीनों से साथ ये हमारे कॉन्टेम्पररी है। तो 1858 में इनका बर्थ हुआ था, 1918 में इनकी डेथ हुई। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? ही वॉज बॉर्न इन बर्लिन, जर्मनी, इन अ जूइश फैमिली। तो ज्यू या यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था, बर्लिन में, जर्मनी में। So he led a marginal life with respect to family and German academia. He obtained a PhD degree from the University of Berlin. So Berlin University से इनका डॉक्टरेट डिग्री इनको मिला, but he failed to secure a permanent position in Germany, and in spite of his intellectual capacity and scholarship. बट फिर भी इनको बहुत मतलब, एक तो ये था कि वो ज्यू थे, तो ज्यूस को ऐसे भी जर्मनी में थोड़ा सा सर्वाइव करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होता था। बट ऑल्दो उनका पीएचडी डिग्री था, बट फिर भी बहुत टाइम तक उनको परमानेंट पोजीशंस नहीं मिला था जर्मनी के यूनिवर्सिटी में। एड हॉक या फिर असिस्टेंट गेस्ट फैकल्टी या विजिटिंग फैकल्टी, इस तरीके से ही इन्होंने अपना बहुत टाइम तक ऐसे अपना करा। ओके, नाउ सिमेल वॉज अ फिलोसोफर एंड a sociologist influenced by Immanuel Kant, Marx and Weber. सो मार्क्स और वेबर ये दोनों से ही इन्फ्लुएंस थे और इमानुएल कांट से भी इन्फ्लुएंस थे। ही रिजेक्टेड द अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिस्टिक थ्योरीज ऑफ कॉम्ट एंड स्पेंसर। सो अगस्ट कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर का जो ऑर्गेनिक एनालॉजी वाला थ्योरी है कि सोसाइटी में हमेशा से ही इक्विलिब्रियम बना रहेगा, क्योंकि कॉम्ट और स्पेंसर क्या कह रहे हैं कि सोसाइटी में हमेशा एक इक्विलिब्रियम बना रहेगा, बिकॉज ये दोनों ही फंक्शनलिस्ट थ्योरी को बिलीव करते थे। कॉम्ट भी वही कहते थे कि देयर इज अ स्टेट ऑफ कॉन्सेंसस, देयर इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और ऑर्गेनिक एनालॉजी का भी मीनिंग हमारे हार्बर्ट स्पेंसर के साथ वही है कि हमारे समाज में डिफरेंट जो पार्ट्स है समाज के, वो दे आर वर्किंग इन हार्मनी, सो दैट देयर ओवरऑल द सोसाइटी विल सर्वाइव इन अ वेरी इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये जो थ्योरीज थे, ये थ्योरीज को हमारे सिमेल ने रिजेक्ट किया। He argued that the basic and generic forms of interaction should be seen as the subject matter of the discipline. So इनसे हिसाब से हमारा जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर बेसिक एंड जेनरिक फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, ह्यूमन बींग्स में आपस में जो इंटरेक्शन होता है, वही इनके हिसाब से एक बेसिक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। तो ये वाला चीज़ ये किससे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने बताया? इंटरेक्शन, सोशल एक्शन
सो दीज आर थिंग्स विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेबर। और कार्ल मार्क्स से इसलिए ये हमारे जॉर्ज सिमेल इन्फ्लुएंस्ड थे क्योंकि कार्ल मार्क्स से इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट वाला जो आइडियोलॉजी है उसको भी लिया। तो इन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट में भी, हम जॉर्ज सिमेल को एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट भी बोलते हैं। यस, क्यों बोलते हैं? क्योंकि आगे हम और इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे व्हाई ही इज कॉल्ड अ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट। क्योंकि इन्होंने ये जो ऑर्गेनिस्टिक थ्योरी या कॉम्ट या स्पेंसर डर्कहाइम का जो इक्विलिब्रियम वाला थ्योरी है, फंक्शनलिज्म वाला थ्योरी, उसको रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करके बोला कि समाज में हमेशा से ही खाली इक्विलिब्रियम नहीं रहता है, देयर इज ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट इन दी सोसाइटी। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ऑब्वियसली कार्ल मार्क्स बात करते हैं, तो इससे कार्ल मार्क्स से वो इन्फ्लुएंस होके ही हैज टॉक्ड अबाउट कॉन्फ्लिक्ट। और वेबर से इन्फ्लुएंस होके ही इज टेलिंग कि द बेसिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी शुड बी द बेसिक एंड जेनरिक फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन that takes place between individuals. Now the important books of George Simmel. So ये कुछ इनके important books है. The first one is on social differentiation 1890, The problems of philosophy of history 1892, Introduction to the science of ethics 1892-1893, The philosophy of money 1900, Sociology investigation on the forms of association 1908, The sociology of secrecy and secret of societies 1906, The metropolis and the mental life 1903, On individuality and social forms, The problem of sociology. सो जैसे ही मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि कोई भी थिंकर को आपको पढ़ना है तो उनका बुक्स और अलोंग विथ ईयर ऑफ पब्लिकेशन आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि बहुत टाइम एग्जाम में तुम लोग ने देखा होगा क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि मान लो इमाइल डर्कहाइम के 4-5 बुक्स दिए रहेंगे और उनको आपको क्रोनोलॉजिकली मतलब कौन से ईयर में कौन सा पब्लिश हुआ है उसके बेसिस पे आपको लगाना है और उसके बेसिस पे आपको लिखना होगा आंसर। तो इसीलिए इट्स बेटर यू रिमेंबर द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑल्सो अलॉन्ग विद द इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ द थिंकर्स। फिर उसके बाद वो कब उनका बर्थ हुआ था, कब डेथ हुआ था, कौन से जगह से है वो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मेथोडोलॉजी ऑफ जिमेल। सो हमारे जॉर्ज जिमेल, पहले मैंने बोला था कि इनके बहुत सारे हैं। देखो, ही इज फोकस्ड ऑन अर्बन सोशल लाइफ एंड इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी। यस, बिकॉज ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड विद द अर्बन सोशल लाइफ। जैसे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, तो इसलिए अर्बन लाइफ के ऊपर उन्होंने बहुत सारा फोकस किया, काम भी किया है। फेमस बुक उनका आप लोग ने सुना होगा, मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ, जो बेसिकली अर्बन लाइफ के बारे में बात करता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी। सो हु इज द फादर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी? इट्स जॉर्ज जिमेल। एंड जॉर्ज जिमेल इज बेस्ट नोन एज द माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट। माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट तो होगा ही ना, क्योंकि ही सेड ही फोकस ऑन द बेसिक इंटरेक्शंस दैट टेक प्लेस बिटवीन इंडिविजुअल्स एज द बेसिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। अब अगर कोई थिंकर या सोशियोलॉजिस्ट बेसिक फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन को स्टडी करेगा, इंटरेक्शन हैपेंस बिटवीन होम, बिटवीन इंडिविजुअल्स, सो देयरफॉर ही वाज अ माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट। बट ही बिलोंग टू द कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑल्सो। ये भी इंपॉर्टेंट है, वो कार्ल मार्क्स से इन्फ्लुएंस थे, इसीलिए वो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल को भी बिलोंग करते थे। ही डिड स्मॉल ग्रुप रिसर्च, सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म एंड एक्सचेंज थ्योरी। सो स्मॉल ग्रुप रिसर्च, ऑब्वियसली माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट, तो छोटे छोटे ग्रुप में उन्होंने जाके स्टडी किया। सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म को भी यूज़ किया है, इंटरेक्शन, लैंग्वेज, सिम्बॉल, ये सारा चीज़ के उन्होंने फोकस किया है। एक्सचेंज थ्योरी के ऊपर भी इन्होंने काम किया है। सो दीज आर सम ऑफ हिज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप लोग नोट डाउन कर लो कि ये इनके मेथोडोलॉजी में आएगा। सो इन स्पाइट ऑफ द सिमिलरिटीज बिटवीन Marx and Simmel in their use of dialectical approach, there are differences important differences between them. सो कार्ल मार्क्स और जॉर्ज जिमेल, देखो अभी मैंने बोला था कि हमारे जो जॉर्ज जिमेल हैं उन्होंने कार्ल मार्क्स से इन्फ्लुएंस है। कार्ल मार्क्स से इन्फ्लुएंस है तभी तो उन्होंने क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल को वो बिलोंग करते हैं, दैट वी ऑलरेडी स्टडीड, राइट। बट इन स्पाइट ऑफ द सिमिलरिटीज बिटवीन मार्क्स एंड जिमेल ऑफ द डायलेक्टिकल अप्रोच, जो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, बहुत सारा डिफरेंसेस भी इनमें है। सबसे पहला वाला डिफरेंस मगर मैं अगर आप लोग को बोलूं तो आप लोग को पता है कि जो हमारे कार्ल मार्क्स है, ही बिलोंग टू द मैक्रो स्कूल। माइक्रो नहीं थे, मैक्रो सोशियोलॉजिस्ट थे कार्ल मार्क्स। बट जॉर्ज जिमेल हमारा क्या है? जॉर्ज जिमेल इज अ माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट बिकॉज ही फोकसेस ऑन द इंटरेक्शंस दैट टेक प्लेस बिटवीन इंडिविजुअल्स। So that is the basic difference, understood? So Karl Marx is a macro sociologist, but George Simmel is a micro sociologist. But उन दोनों ने ही कॉन्फ्लिक्ट या डायलेक्टिकल अप्रोच को फॉलो किया है।
So of the greatest importance is the fact that they focused on very different aspects of the social world and offered very important images of the future of the world. Simmel sociology was always concerned with relationships, especially interaction, association. So वही चीज मैंने बोला, मैक्रो माइक्रो पर्सपेक्टिव दोनों का बहुत डिफरेंट था कि कार्ल मार्क्स वाज लुकिंग एट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लार्जर स्ट्रक्चर्स ऑफ द सोसाइटी, बट जो जॉर्ज जिमेल है ही इज लुकिंग एट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स एट द माइक्रो लेवल, रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, इंटरेक्शनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स. सो ये इंटरेक्शन जब इंडिविजुअल्स के बीच होता है तब क्या कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स और जॉर्ज जिमेल के बीच में बहुत सारा डिफरेंसेस है, ऑल्दो दोनों ने ही डायलेक्टिकल अप्रोच को फॉलो किया है. For Simmel, society is the intricate web of multiple relations between individuals who are in constant interaction with one another. Society is merely the name for a number of individuals connected by interactions. So हमारे जिमेल के हिसाब से सोसाइटी क्या है, व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स से बनता है, बट खाली इंडिविजुअल्स रहने से सोसाइटी हो जाएगा क्या? नहीं, इंडिविजुअल्स के बीच में कांस्टेंट इंटरेक्शन होना जरूरी है, रिलेशनशिप्स, इंटरेक्शंस, ओके, तभी हमारा ये सोसाइटी होगा. So society is merely not the name of individuals, खाली individuals नहीं, but the connections that individuals have between each other through interactions, that is सोसाइटी अकॉर्डिंग टू जॉर्ज जिमेल. और इसी कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिविजुअल्स आपस में जैसे मैं तुम या फिर टीचर स्टूडेंट रिलेशन, पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशन, जो भी समाज में हमारा रिलेशंस है या फिर हम इंटरेक्शन जो एक दूसरे के साथ करते हैं, तो उसके डिफरेंट फॉर्म्स है कि एसोसिएशंस है. सो एसोसिएशंस के डिफरेंट फॉर्म्स है. पहला है तुम्हारा सबऑर्डिनेशन, सुपरऑर्डिनेशन, एक्सचेंज, कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशिएबिलिटी. Now superation and subordination कब होगा? When one is in a superior position and the other is in a inferior position. अगर मैं अभी स्टूडेंट टीचर का रिलेशन का ही एग्जांपल दूं तो फिर ऑब्वियसली आई एम इन अ सुपीरियर पोजिशन. यस, आई एम इन अ सुपीरियर पोजिशन एंड स्टूडेंट्स यू आर इन अ सबऑर्डिनेट पोजिशन. यस, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने बोला है कि सुपरऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन हैव अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप. The leader does not want to determine completely the thoughts and actions of others. Rather, the leader expects the subordinate to react either positively or negatively. तो superior और subordinate relations में तो ये reciprocal relation होगा ना, क्योंकि देखो अगर टीचर स्टूडेंट का रिलेशन मैंने बता दिया कि तो therefore I am in the superior position, तो I expect my students to obey me. Yes, मैं तो एक्सपेक्ट करूंगी ना, और ये एक्सपेक्टेशंस है तो आप लोग मेरे को रेस्पेक्ट करोगे या फिर आप लोग मेरी बात सुनोगे, तो दैट इज माय एक्सपेक्टेशन. तो इन द सिमिलर मैनर जैसे अगर मान लो लीडर और जो जैसे एक रूलर हो गया, इस एक देश का रूलर हो गया और जो प्रजा है, तो ऑब्वियसली देश का जो रूलर है ही इज इन अ वेरी सुपीरियर पोजिशन, और जो उनके अंडर रूल्ड है दे आर इन द इंफीरियर पोजिशन और द सबऑर्डिनेट पोजिशन. तो ऑब्वियसली जो लीडर होगा या रूलर होगा वो हमेशा यही मतलब एक्सपेक्ट करेगा कि जो सबऑर्डिनेट है उसके अंदर नीचे जो लोग हैं वो उनकी बात पॉजिटिवली और निगेटिवली मानेंगे जरूर. यस, सो ऑल द फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट म्यूचुअल रिलेशनशिप. सो म्यूचुअल रिलेशनशिप्स होना जरूरी है. म्यूचुअल रिलेशनशिप्स अगर नहीं होगा तो कोई इंटरेक्शन हमारा होगा नहीं. So even in the most oppressive form of domination, subordinates have at least some degree of personal freedom. हाँ, ये तो बात है कि जो सबऑर्डिनेट्स है उनका अपना फ्रीडम है. हर बार ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई एक डेविएंट तो हमेशा समाज में निकलता ही निकलता है कि हमारा पर्सनल फ्रीडम कोई ना कोई चूज कर लेता है. तो जितना भी तुम लोग सबऑर्डिनेट हो, बट स्टिल यू हैव सम फॉर्म ऑफ पर्सनल फ्रीडम विद इन यू. नाउ व्हाट इज सोशिएशन अकॉर्डिंग टू जिमेल? So Simmel's with association, so it is a process that implies the particular patterns and forms in which human beings relate to each other and interact. So what is this association? Association is the process. Yes, association को हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया तो वो समाज बोल रहे हैं, बट यू रिमेंबर द टर्म association, और ये association वाला टर्म हमारे जॉर्ज जिमेल ने दिया है. So what is this association? Association is the process or the patterns or forms through which human beings relate to each other and interact. According to him, society is nothing more than all individuals who constitute it, but he has also draw attention to the fact that people form groups of different sizes. So ये आप लोग ने पढ़ा ही है. हम लोग सोशल ग्रुप्स जब पढ़ते हैं, जॉर्ज जिमेल का भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स के बारे में बोल रहे हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज,
सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज उन्होंने मोनाड भी बोला है कि अगर एक अकेला इंसान, हम भी अकेले एक ग्रुप है, यस, डाइड मीन्स 2-person ग्रुप, ट्राइड मीन्स 3 persons और मोर देन 3 persons इज अ ट्राइड, इंटरेक्ट डिफरेंटली फ्रॉम ईच अदर। ओके, सो समाज में क्या है, सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड दिस इंडिविजुअल्स आर ऑलवेज इन सम फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन विद अदर्स, और इंटरेक्शन करने के लिए हम कभी कभी क्या होते हैं, ग्रुप बनाते हैं। जैसे मान लो आप लोग ने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना लिया, तो क्यों बनाया, इसलिए बनाया ना ताकि हम आपस में इंटरेक्ट कर सके, हम आपस में कम्युनिकेट कर सके, इसलिए तो हम ग्रुप बनाते हैं। और ये ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होते हैं अकॉर्डिंग टू जॉर्ज जिमेल। मोनेड हो गया 1 person का, डायड हो गया तुम्हारा दो व्यक्ति का, और ट्राइड हो गया 3 व्यक्ति या 3 से अधिक व्यक्ति वाले समूह एक दूसरे से अलग अलग बातचीत करते हैं। यस, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। नाउ लाइफ मतलब जिंदगी। सो लाइफ के बारे में हमारे जॉर्ज जिमेल का क्या भावना है। सो अकॉर्डिंग टू जिमेल, सोसाइटी इज ऑलवेज चेंजिंग। यस, ऑब्वियसली सोसाइटी क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट, सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट, यस दैट इज ट्रू, बट सोसाइटी इज नॉट स्टैटिक ना। सोसाइटी हमेशा सेम रहता है क्या, नहीं, सोसाइटी हमेशा चेंज होता है। और अभी जो हम मॉडर्न सोसाइटी में है या पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में है, तो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में तो सोसाइटी इज ऑलवेज वेरी डायनामिक, और जल्दी जल्दी हमारा समाज में चेंजेस आते रहते हैं। सो लाइफ इज द कॉन्सेप्ट दैट सिमेल यूजेस टू डिस्क्राइब द चेंजिंग नेचर ऑफ रियलिटी। लाइफ टेक्स द फॉर्म ऑफ अ प्रोसेस विद चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट। तो समाज में अगर बदलाव आएगा तो हमारी जिंदगी में, लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, डिफरेंट चेंजिंग कंटेंट्स, चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट, इंस्टीट्यूशंस में चेंज आएगी। मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन अगर आप देखो तो उसमें पहले कैसा था, अब कैसा हो गया, तो चेंजेस ऑब्वियसली आते रहते हैं। समाज में बदलाव तो तुम्हारी लाइफ में भी बदलाव आएगा। तो सिमेल सेज दैट लाइफ इज गिवन कॉन्क्रीट फॉर्म थ्रू ह्यूमन क्रिएशन एंड एक्टिविटी। इन फैक्ट सिमेल आर्ग्यूज दैट लाइफ only comes to know it's through a cycle. Here we can see Zimmel's dialectical approach. The flux of life and the fixity of social forms exist in relationship to one another. तो सिमेल क्या कह रहे हैं, कंक्रीट। देखो सोसाइटी क्या है, हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, सोसाइटी को हम नहीं देख सकते, बट सोसाइटी हमारा चेंज हो रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली इज चेंजिंग, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज चेंजिंग, तो इस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। बट जो हमारी जिंदगी है, जिंदगी या लाइफ है, उसको कॉन्क्रीट फॉर्म शेप क्या देता है, थ्रू आवर ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड एक्टिविटी। हम जो काम करेंगे, हम जो एक्टिविटी करेंगे, हम उसको क्रिएट करेंगे, हम अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करेंगे। तो इस चीज के बारे में हम कब जानते हैं, जब एक साइकिल के थ्रू हम पास करते हैं। यस, तो ह्यूमन लाइफ इज अ साइकिल। यस सुनो, हम एक स्टेज ऑफ लाइफ से दूसरे स्टेज ऑफ लाइफ पे जाते रहते हैं। सो बर्थ, देन ग्रोथ, मैच्योरिटी, द ओल्ड एज, देन डेथ। सो इस तरीके से हमारा लाइफ का जो है साइकिल चलता रहता है। सो यहाँ पे हमारे जॉर्ज जिमेल का डायलेक्टिकल अप्रोच दिखाई देता है कि लाइफ जो है वो एक संघर्ष है, इट्स ऑलवेज इन अ टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर मान लो आप चेंज नहीं भी होना चाहते हो, फिर भी आपको चेंज होना ही पड़ता है, क्योंकि लाइफ ऐसा है या समाज ऐसा है, सोसाइटी ऐसा है कि चेंजेस आर वेरी much part of our reality. So for Zimmel, dialectical tension between the individual and society are free and creative spirits, yet are part of the socialization process. So according to Zimmel, empirically in real life, no society can exist with absolute harmony. Obviously, so Zimmel के लिए व्यक्ति और समाज के बीच एक गतिशील या दंडात्मक तनाव है। मतलब समाज और व्यक्ति, मतलब मेरा इंडिविजुअल लाइफ और सोसाइटी, वही मैंने बोला, इंडिविजुअल लाइफ और सोसाइटी के बीच में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है। हम बोलते हैं कि हम क्रिएटिव एजेंट्स है। यस, इंडिविजुअल बोलेगा ना कि मैं फ्री हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, बट जो तुम्हारा समाजीकरण प्रोसेस है या सोशलाइजेशन प्रोसेस है, वो सोशलाइजेशन प्रोसेस तुम्हें क्या सिखाता है कि नहीं, आपको समाज के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो करना है। यस, आपको जो इच्छा, जो मर्जी है वो आप नहीं कर सकते हो। समाज में रहना है तो आपको समाज के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। तो कभी कभी हमारा जो मन करता है हम उसको नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा समाज में, रियल लाइफ में एब्सोल्यूट हार्मनी नहीं रहता है, कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू भी हमें रहना पड़ता है। So therefore, conflict is an essential and complementary aspect of consistence or harmony in society. Conflict is essential. तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इज एसेंशियल, कॉन्फ्लिक्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब हार्मनी, कॉन्सेंसस की तरह कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल इन दी
society. He maintains that association or human interaction involve contradictory elements like harmony and conflict, attraction and repulsion, love and hatred, and so on. So these are all contradictory ना, harmony भी है, conflict भी है. यस, ह्यूमन इंटरेक्शंस जो है, ह्यूमन इंटरेक्शन या एसोसिएशन जो है, हम एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप में है, हम इंटरेक्शंस करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट्स हैं. कभी कभी हार्मोनी के साथ, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट के साथ, कभी अट्रैक्शन होगा, कभी रिपल्शन होगा, कभी लव होगा, कभी हेट्रेड होगा. तो इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में डायलेक्टिकल रिलेशनशिप है, डायलेक्टिकल टेंशन है, और उसी हिसाब से हमारा जो लाइफ है या सोसाइटी है वो चलता है. ओके, नाउ व्हाट आर द व्यूज ऑफ मॉडर्निटी अकॉर्डिंग टू जॉर्ज जिमेल. So Zimmel is seen as investigating modernity primarily in two interrelated sides, the city and the money economy. Modernity मतलब आधुनिकता. So आधुनिकता पर जो जॉर्ज जिमेल के विचार क्या है, वो बेसिकली दो context में he is talking about modernity. One is the city, that is the urban context, and दूसरा money economy, पैसा. The city is where modernity is concentrated or intensified, whereas money economy involves the diffusion of modernity. So city क्या है? City एक जगह है, yes, it's a geographical space. तो वहाँ पे modernity intensified और concentrated modernity आपको दिखाई देगा. बट मनी इकोनॉमी क्या है? मनी इकोनॉमी पैसा क्या है? मनी इकोनॉमी से हमारा मॉडर्निटी जो है वो डिफ्यूज हो रहा है, मतलब स्प्रेड हो रहा है. सो जस्ट फॉर जिमेल मॉडर्निटी कंसिस्ट ऑफ सिटी लाइफ एंड द डिफ्यूजन ऑफ मनी. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आप लोग इसको नोट डाउन करो. जिमेल के लिए मॉडर्निटी क्या है? मॉडर्निटी उनके लिए दो ही चीज है, सिटी लाइफ है मतलब शहरी जीवन, और धन का प्रचार, दैट इज डिफ्यूजन ऑफ मनी. सो ये दोनों से उनके लिए मॉडर्निटी है. So now let us look in little bit detail what he is talking about the city life. City life, तो city life के लिए पहले हमने पढ़ा था कि जो जॉर्ज जिमेल है, he is considered to be the father of urban sociology that we already have studied, right? So इन्होंने अपना famous book लिखा है The Metropolis and the Mental Life, where he discusses the individual's position in the city, urban life and his psychological coping with its form of existence. सो बेसिकली जो मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ है, सो इस बुक में उन्होंने एक इंसान का या एक व्यक्ति का जो अर्बन लाइफ में उसका क्या स्थिति है, मतलब उसका क्या पोजीशन है, और वो इस स्थिति से कैसे कोप कर रहा है. साइकोलॉजिकल कोपिंग है, शारीरिक और ये मानसिक, मतलब जो साइकोलॉजिकल मीन्स मतलब वो कैसे अपना जो अस्तित्व है उससे कैसे साइकोलॉजिकली कोप कर रहा है. तो इसके बेसिस पे ही ये बुक उन्होंने लिखा है. Now, human interactions in the metropolis become short and instrumental, lacking the emotional and personal involvement as that of small communities in rural areas. So, human interactions metropolis में क्या है? Short and instrumental, obviously ना. अब देखो, अगर हम इसको तब समझेंगे अगर हम इसको रूरल लाइफ के साथ कंपेयर करेंगे. अर्बन लाइफ का जो भी रहन सहन, खाना पीना, लोगों का बातचीत, एटीट्यूड, एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ इन द रूरल एरियाज, राइट? तो इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन इंटरेक्शन जो शहर में या मेट्रोपोलिस में क्या है, बहुत ही शॉर्ट और इंस्ट्रूमेंटल मीन्स वेरी रैशनल. यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ मतलब इमोशनल या पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. पर्सनल या इमोशनल इन्वॉल्वमेंट तुम्हारा स्मॉल कम्युनिटीज, रूरल एरियाज में होता है, बट यहाँ पे शहरों में क्या है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है. अगर तुम्हें किसी के साथ कुछ काम है तभी आप जाओगे उनके पास, उनसे बात करोगे और वापस आ जाओगे. कोई इतना आप दिल नहीं लगाओगे मतलब किसी के साथ. दैट इज सिटी लाइफ. द सिटी लाइफ मेक्स मैन टू बिकम रैशनल इंस्ट्रूमेंटल इन हिज सोशल इंटरेक्शंस. तो शहर में जिस तरीके का माहौल है या जिस तरीके का परिस्थितियां है, उससे इंसान भी, शहर के जो लोग हैं वो भी इस तरीके के ही बन जाते हैं. वो बहुत ही रैशनल है और बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल, कैलकुलेटिव बन जाते हैं. मतलब हर चीज़ सोच समझ के वो लोग करते हैं. मान लो मुझे किसी के साथ रिलेशन रखना है, कितना रखना है, कितना उन्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना है, कितना उनके साथ घुलना मिलना है, सब कुछ हम सोच समझ के करेंगे कि मुझे उससे क्या फ़ायदा है. अगर मुझे उस आदमी से साथ अगर मैं अपना टाइम स्पेंड करूँ, अगर मैं अपना एनर्जी स्पेंड करूँ उसके साथ, मैं उसको कॉफ़ी पिलाऊँ, खाना खिलाऊँ, यस, कितना हद तक मैं करूं, तो वो रैशनली आप सोचोगे मुझे उससे क्या फ़ायदा है,
यस, तो ये इंटरेक्शन सिटी लाइफ में ऐसा हो जाता है, बट शहरों में ऐसा नहीं है। सॉरी, शहरों में कह रही हूँ, गांव में ऐसा नहीं है। यस, गांव में इंटरेक्शंस आर वेरी, लोग बहुत अच्छा है, खुले दिल से आपको स्वागत करेंगे गांव में। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे जॉर्ज जिमेल ने एक ऐसे भी लिखा था, स्ट्रेंजर करके ऐसे लिखा था। अब शहर में क्या है, हर एक स्ट्रेंजर है तुम्हारे लिए। स्ट्रेंजर मतलब हिंदी में उसको जो जिसको तुम जानते नहीं हो, किसी को भी नहीं जानते हम शहर में ना। बट गांव में क्या है, गांव में अगर कोई स्ट्रेंजर में आ जाए तो हम ओपन हैंड से उनको अपने घर में बुला के पनाह देते हैं, खाना देते हैं, सब करते हैं। बट अगर शहर में मान लो तुम्हारे फ्लैट में कोई एक स्ट्रेंजर आ जाए और घंटी बजा दे, क्या आप खोल दोगे? आप वीडियो डोर फोन क्यों लगाते हो शहर में? वीडियो डोर फोन हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम पहले देखें कि मेरे घर में कौन आया है। यस, अगर मैं उनको जानती हूँ तभी मैं दरवाजा खोलूंगी, नहीं तो नहीं खोलूंगी। तो इस तरीके का एटीट्यूड हमारा शहर में है, बट गांव में ऐसा नहीं है। गांव में अगर कोई अनजाना भी आ जाए तब भी हम दरवाजा खोलेंगे, पानी देंगे, खाना खिलाएंगे, अपने घर में पनाह देंगे। बट शहर में ऐसा नहीं है। यस, इट्स वेरी डिफरेंट। सो अर्बन लाइफ आर एसेंशियली इंटेलेक्चुअल, नॉट इमोशनल। मतलब इमोशन, सेंटिमेंट, ये सब का कोई मतलब अर्बन लाइफ में जगह ही नहीं है। The socialization of the living in cities can often be designated as one of hesitation or reluctance. Yes, obviously. स्ट्रेंजर वाला ना हिस्सा है, मतलब स्ट्रेंजर वाला भावना आपको मिलेगा कि शहर में कोई भी तुम्हें मतलब ओपन हार्टेडली वेलकम नहीं करेगा अपने घर में। यस, अनवांटेड गेस्ट बन के आप नहीं जाओगे किसी के घर में। यस, हेजिटेशन एंड रिलक्टेंस आपको दिखाई देगा। This is in stark contrast to the familiarity and vibrancy that people from small towns often greet one another, which is facilitated by years of recognition and knowledge. This is true, right? So शहर में क्या है, ऐसा है, बट गांव में ऐसा नहीं है। गांव में 10 साल बाद भी अगर कोई जाएगा तो वहां पे लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपको बहुत अच्छे से ग्रीट करेंगे। स्मॉल टाउन्स में आपको बुलाएंगे, आपको आपसे बात करेंगे, आप मतलब आपको वो हेजिटेशन या रिलक्टेंस वाला जो अर्बन एरियाज में फीलिंग्स है वो नहीं मिलेगा आपको। यस, लोग वहां पे शहर गांव में आपको ओपन हार्टेडली वेलकम करेंगे। However, in this city, most personal encounters are fleeting and not worth a significant investment of time or emotion. Thus, the characteristic cold and unfriendly stereotype defines people in metropolis. Characteristic cold and unfriendly stereotype. Understood? Unfriendly मतलब एक कोई फ्रेंडली वाला जेस्चर आपको नहीं मिलेगा। एक कोल्ड मतलब कोई वार्म वेलकम आपको नहीं मिलेगा, एक ठंडा ठंडा वेलकम आपको मिलेगा इन दी मेट्रोपोलिस और इन दी शहर। बट गांव में ऐसा नहीं है। गांव में लोग पूरा ओपन हार्टेडली करेंगे, यहाँ पे हर कोई अपना फायदा देखेगा। अगर मैं मान लो किसी के साथ रिलेशन रख रहा हूँ तो मैं क्यों रख रहा हूँ, मुझे उससे क्या फायदा है, इस टाइप का एटीट्यूड शहर के लोगों में है। सो देयर इज अनदर characteristics of the city, the large degree of personal freedom. So as an individual in an urban setting, one is freed from all kinds of prejudice and boundaries that one might feel in political or religious communities. So this is also true. शहर में आप बहुत फ्री हो, you have individual freedom, बट गांव में आपको इंडिविजुअल फ्रीडम इतना नहीं मिलेगा, बिकॉज शहर गांव में स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, फैमिली है, किनशिप है, रिलीजन है, हर चीज आपको बांध के रखता है। बट शहर में जब आप आ जाओगे तो आप गांव में अपना रिलीजन, आपका फैमिली, आपका कल्चर सब कुछ छोड़ के आप गांव में शहर में आओगे तो आप बहुत ही फ्री हो, यू हैव इंडिविजुअल फ्रीडम। यस, इन दी अर्बन एरियाज। बट ये इंडिविजुअल फ्रीडम क्या करेगा, आपको बहुत ही अकेला बना देगा, आप बहुत ही अकेलापन महसूस करेंगे एक टाइम में। So this urban freedom is clearly illustrated when juxtaposed to real life, where an urbanite feel trapped or suffocated. आपको मतलब फ्रीडम इतना मिल रहा है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में शहर में क्या है, आपको बस काम करना है, घर जाना है, काम करना है, घर जाना है। आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो, कोई दोस्त नहीं है। दोस्त भी आपको मिलेंगे तो फायदे के लिए आपके दोस्त बनेंगे। यस, आपको फ्रीडम तो है, आप कुछ भी कर सकते हो, पर एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब आप बहुत ही ट्रैप्ड और सफोकेटेड फील करोगे, मतलब फंसा हुआ और घुटन महसूस करोगे। सो इन दिस सिटी, save to time, working under the clock, everything is measurable, qualitative value is reduced to quantitative, and this is what Simmel terms as
ब्लेज, सुपरफिशियलिटी, ग्रेनेस, इनडिफरेंस एंड एलिनेशन। सो वही मैंने बोला ना, शहर में लोगों के पास टाइम ही नहीं है, वो राउंड द क्लॉक काम करते हैं। यस, वर्किंग अंडर द क्लॉक, सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। वो कॉर्पोरेट में, ऑफिस में तो यही होता है ना, आप जाओगे सुबह 9 बजे, रात के 9 बजे आओगे, बस सैटरडे संडे आपको छुट्टी मिलती है, आप बस पब में पार्टी करोगे, बस हो गया, फिर आप मशीन की तरह काम करोगे। तो शहर में तो यही है। और शहर में आपके पास मतलब किसी चीज का कोई वैल्यू नहीं है, एवरीथिंग इज क्वांटिफाइबल, क्वांटिटेटिव वैल्यू हो गया, इसका कितना कीमत है, मतलब आपका वक्त, आप कितना काम कर रहे हो, आपका वक्त भी एकदम इतना कीमती हो गया है। तो इससे क्या होगा, एक एटीट्यूड ऐसा आ जाता है, ब्लेज एटीट्यूड, ग्रेनेस, इनडिफरेंस, एलिनेशन। तो आपको भी एक टाइम पे ऐसा लगेगा, अरे मैं शहर में कर क्या रहा, मैं सुबह जाता हूँ, रात को आता हूँ, मेरे फैमिली के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है, ना मैं गांव जा सकता हूँ, ना मुझे छुट्टी मिलेगी, मतलब एक पॉइंट ऐसा। और काम भी क्या कर रहा हूँ, मशीन की तरह, बस गधों की तरह काम कर रहा हूँ, मैं अपना क्रिएटिविटी भी नहीं दिखा पाता हूँ। यस, इन दी कैपिटलिस्ट फॉर्म्स, अगर इफ यू आर वर्किंग, यू कैनॉट शो योर क्रिएटिविटी, आपको जो बॉस ऑर्डर देगा आपको वही काम करना है। तो ये सबसे यू विल फील अ टाइप ऑफ एलिनेशन दैट इज ग्रोइंग इन यू, राइट। सो ऐसा एक पॉइंट आएगा जब आप अपने आप को बहुत ही फंसा हुआ महसूस करोगे, घुटन महसूस करोगे। So at the same time, Simmel notes that for the individual, this creates the difficulty of asserting his own personality within the dimensions of metropolitan life. तो अपना जो स्वयं व्यक्तित्व, वो कैसे, मतलब अपना पर्सनैलिटी को कैसे आप असर्ट कर पाओगे मेट्रोपॉलिटन शहर में, वो कठिनाइयाँ आपको पैदा होती हैं कि महानगरी जीवन के आयामों के भीतर अपने स्वयं के व्यक्तित्व पर जोर देने में कठिनाई पैदा करता है, अपने पर्सनैलिटी को असर्ट करने में आपको बहुत डिफिकल्टी आपको महसूस होता है। सो दिस इज द हैपनिंग इन मेट्रोपॉलिटन लाइफ। ओके, now in this context he is talking about tragedy of culture. okay, culture के ऊपर, culture आपको पता है क्या है, संस्कृति। तो कल्चर का भी ये कह रहे हैं कि एक तरीके से संस्कृति की त्रासदी हो रही है। तो संस्कृति की त्रासदी कैसी हो रही है, इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने दो टाइप्स ऑफ कल्चर की बात करते हैं। एक है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कल्चर, ओके, एंड दूसरा है तुम्हारा सब्जेक्टिव कल्चर। ऑब्जेक्टिव कल्चर, सब्जेक्टिव कल्चर इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ऑब्जेक्टिव कल्चर मीन्स द मटेरियल कल्चर एंड सब्जेक्टिव कल्चर इज द नॉन मटेरियल कल्चर। Okay, so I'll read it, then I'll understand. So Simmel says in modern societies allow the individuals to express their unique talent and interest while at the same time leading individuals to a tragic form. Simmel argues that the tragedy of culture comes about when the objective culture comes to dominate the subjective culture of the individual. So इतना तो आपको पता है मेटेरियल कल्चर क्या होता है, नॉन मेटेरियल कल्चर क्या होता है। मेटेरियल कल्चर इज व्हाट वी प्रोड्यूस। यस, मेटेरियल कल्चर ऐसा होता है जो टेंजिबल होता है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लो ये फोन, ओके, सो ये फोन हमारा क्या है, इट्स अ मेटेरियल कल्चर। तो ये फोन किसने बनाया, हम इंसानों ने ही बनाया, राइट। और सब्जेक्टिव कल्चर में क्या आएगा, सब्जेक्टिव कल्चर में तुम्हारा जो नॉर्म्स, वैल्यूज, तुम्हारा जो कला, यस, तुम्हारा जो आर्ट, नॉट आर्ट मतलब द आर्ट करने का जो आपके पास कला है, वो सारा तुम्हारा सब्जेक्टिव कल्चर पे आएगा। तो ट्रेजेडी ऑफ कल्चर कब होगा, जब ये ऑब्जेक्टिव कल्चर सब्जेक्टिव कल्चर को डोमिनेट करेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये है, फोन का ही एग्जांपल मैं आप लोग को दूंगी। सो ये फोन इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कल्चर, और ये फोन को हम इंसानों ने बनाया, राइट। सो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ गया है अभी हमारे लाइफ में कि इस फोन के बिना हम बिल्कुल ही नहीं रह पाते हैं। यस, बट वी आर सब्जेक्ट्स। यस, हमने फोन को बनाया तो हम क्या है, मास्टर्स हैं, हमें फोन को चलाना है। बट अभी उल्टा हो गया, फोन हमें चला रहा है कि फोन के बिना तो हम अपना लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज ट्रेजेडी ऑफ कल्चर। यस, so objective culture are those objects that people produce, artifact, technology and so on that become part of culture. तो अभी मैंने बोला टेक्नोलॉजी तो फोन ही हो गया, ऑब्जेक्टिव कल्चर फोन आ गया। So on the other hand, subjective or individual culture refers to the capacity of the individual to produce, absorb and control the elements of objective culture. So subjective individual culture क्या है, हम कैसे फोन को कंट्रोल करें। टेक्नोलॉजी को हमने बनाया तो हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेंगे ना, पर अभी उल्टा हो गया, टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल कर रहा है। तो इसी को इन्होंने बोला है ट्रेजेडी ऑफ कल्चर।
So in other words, the tragedy of culture occurs when the individual will and self-development becomes submissive to the product of its own creativity. तो अब हम ही झुक गए ना फ़ोन के लिए, कि फ़ोन के बिना तो हम अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, ये इंटरनेट के बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं, हम पूरे वर्ल्ड के साथ कैसे कनेक्टेड रहेंगे। तो वो आप मास्टर हो गए, बल्कि हमें मास्टर्स होना चाहिए टेक्नोलॉजी के, पर अभी उल्टा हो गया, नाउ टेक्नोलॉजी इज बीइंग आवर मास्टर्स। सो दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ कल्चर। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में भी हमारे जॉर्ज जिमेल में बात किया है। So thus the individual loses a sense of total culture and loses and control it. So as objective culture grows, individual culture declines. First, the absolute size of objective culture grows. Second, the number of different components of objective culture increase. And lastly, various elements of objective culture become intertwined in ever more powerful self-contained worlds that are increasingly beyond the comprehension of the actors who created them. So that I already told you. कैसे ये हो रहा है, इंडिविजुअल कल्चर डिक्लाइन कर रहा है, ऑब्जेक्टिव कल्चर ग्रो हो रहा है साइज बाय साइज। टेक्नोलॉजी अब ह्यूमन बीइंग का भी क्लोन बन गया है। यस, तो कितना कुछ अब टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, तो वो अल्टीमेटली हमें दे विल बिकम मोर पावरफुल नाउ। तो इंडिविजुअल कल्चर से वो अब ज़्यादा पावरफुल हो गया और वो डोमिनेट करेगा। सो दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ कल्चर। ओके, ऑन language in its totality has clearly been anomalous. Linguistic ability of a given individual seems to be declining. Similarly, with the growth of technology and machinery, the ability of the individual worker and the skills required have declined drastically. So अभी individual skills का भी इतना ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी हर चीज़ जो है मशीन से काम कर रहा है। तो मशीन जब इंसान का भी काम कर दे रहा है, तो अब इंसान की ज़रूरत ही क्या है। तो इस तरीके का अब ऐसा सिचुएशन आ गया है हमारी लाइफ में। So now what he is talking about money. So in the philosophy of money करके उन्होंने बुक लिखा था. He is concerned with money. So people use money as a medium of exchange to achieve their goals. Money, Zimmel asserted, is the ultimate social tool because it is generalized. People can use it in many ways to manipulate the environment and obtain their goals. Yes. So money अचानक से तो नहीं आया ना, money से पहले हमारा barter system था। तो बार्टर सिस्टम में क्या थे, गुड्स वे एक्सचेंज फॉर गुड्स। बट धीरे धीरे जब हमारा मनी इकोनॉमी आया, तो मनी इकोनॉमी आने के बाद हमने क्या किया, किसी भी सामान का या गुड का हमने एक वैल्यू लगाया। तो उस वैल्यू के हिसाब से हम पैसा का मनी का ट्रांजैक्शन फिर करें। यस, सो हम एक्सचेंज कर रहे हैं, अब गुड्स विल एक्सचेंज विथ मनी। सो फॉर दैट द गुड्स जो है या कमोडिटी जो है उसका यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू हमें पता है कि कितना यूज वैल्यू है उसका, कितना एक्सचेंज वैल्यू है, उसी हिसाब से हम उसका रेट जो है या पैसा जो है उसको हम तय करते हैं। सो मनी प्रोवाइड्स अ कॉमन यार्डस्टिक फॉर अ क्विक कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज। ऑब्वियसली वैल्यू को मतलब हाउ मच अ कमोडिटी ऑफ सर्विस इज वर्थ ऑफ, तो उसको वैल्यू को यार्डस्टिक बनाने के लिए मतलब उस वैल्यू को नापने के लिए हमने क्या लिया है, मनी। सो मनी ही उसको हमें उसका मोल जो है वस्तु का वो बोलता है। सो when there is predominant means of established value in relationship, the dynamics of social relations are transformed. Money displaces other criteria of value such as logic, ethics and aesthetics. The impersonal rational ties among people are institutionalized in the money form. Thus in modern society money becomes an impersonalized or objectified measure of value. मतलब एक तो आप उस चीज़ का क्या वैल्यू है वो निकालोगे मनी के थ्रू, बट मनी हर चीज़ को मोल नहीं देता है। अब मान लो कोई एक चीज़ जो है उसको बनाने के लिए एक इंसान या किसी ने जो उसने जो अपना लेबर, कितना उसने अपना लेबर या फिर उसने अपना कितना क्रिएटिविटी, कितना लॉजिक लगा के उस चीज़ को बनाया है, वो सारी चीज़ का मोल जो है मनी नहीं दे पाता है, कभी भी नहीं दे पाएगा। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि हर चीज़ बिकाऊ नहीं है। यस, हम मान लो एक बहुत अच्छा पटचित्र पेंटिंग या कोई पेंटिंग का हमने कोई एक वैल्यू लगाया, यस वैल्यू लगा के हम उसको बेच देंगे या फिर ट्रेड करेंगे जो भी, बट वो जो आर्टिस्ट है उस आर्टिस्ट ने कितना घंटा लगातार बैठ के उस पेंटिंग को बनाया, उसने अपना क्रिएटिविटी उसमें इस्तेमाल किया, उसका एस्थेटिक, उसका लॉजिक, उसका एथिक्स, तो इस सारी चीज़ों का मोल हम नहीं दे पाते हैं मनी के थ्रू। मनी खाली एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। यस, ऑब्जेक्टिव मतलब इट्स अ इम्पर्सनल, मतलब ये
जो पर्सनल और जो लॉजिक, एस्टिक, एस्थेटिक्स ये सब पे नहीं जाता है, बट रेशनल टाइज among people are institutionalized and it becomes objectified measure of value. So पैसा मूल्य का एक अवैधिक या वस्तुनिष्ठ माप बन जाता है, okay, in modern societies. Okay, understood all of you? So I think today's class was मतलब आप लोग को समझ आया जॉर्ज जिमेल के बारे में. तो जॉर्ज जिमेल के जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स है अलॉन्ग विद ईयर ऑफ पब्लिकेशन, जितने भी उनके कॉन्सेप्ट्स है और कुछ की टर्म्स मैंने आप लोग को बताया था. जैसे जॉर्ज जिमेल हमारे एक माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट है, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडस्ट्री अर्बन सोशियोलॉजी. ही उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच को फॉलो करते हैं. यस, he says कि जो इंटरेक्शन है बिटवीन इंडिविजुअल्स दैट इज द बेसिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी. तो इस हिसाब से वो माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट हुए. उन्होंने एसोसिएशन के बारे में बात किया है, उन्होंने टाइप्स ऑफ ग्रुप्स के बारे में बात किया है अकॉर्डिंग टू द साइज, मोनाड, डायट, ट्राइब. फिर उसके बाद उन्होंने मॉडर्न सोसाइटी के बारे में बात किया है, मॉडर्न सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ टू, सिटी लाइफ एंड मनी इकोनॉमी. सिटी लाइफ में हमने देखा मेट्रोपोलिटन मेंटल लाइफ के थ्रू उन्होंने क्या बात किया है कि मॉडर्निटी में कैसा हो रहा है. और मनी इज एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऑफ वैल्यू इन द मॉडर्न सोसाइटीज, तो उसके बारे में इन्होंने बात किया है. तो आई थिंक दिस क्लास वॉज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो अपकमिंग वीडियोज़ में और भी थिंकर्स को लेके आऊँगी. सो आप लोग भी कमेंट कीजिए, कोई अगर थिंकर आप चाहते हो कि स्पेशली मैं पढ़ाऊँ तो उसके ऊपर भी मैं लेके आऊँगी. और दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करो, उपासना मैम सोशियोलॉजी क्लासेस. दिस इज़ द लिंक एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल का नाम है उपासना मैम सोशियोलॉजी क्लासेस. दिस इज़ द लिंक. डू ग्रो एंड ज्वाइन बिकॉज क्लास के बाद जो भी क्लास का नोट्स है मैं इसी टेलीग्राम में शेयर करूँगी. एंड डू लाइक, शेयर, comment and also subscribe. Yes, okay then, and bye all of you, and wait for more upcoming videos. And also you all also comment अगर आप लोग को स्पेशली कोई थिंकर चाहिए जो मैं लेके आऊँ क्लास में पढ़ाऊँ, तो आप लोग भी आप मुझे बता सकते हो, तो मैं उसी को पढ़ाऊँगी. So once again do subscribe to my channel and thanks all of you. Bye.